लखनऊ की पॉश कॉलोनी गोमती नगर में स्थित इस पार्क में लोगों की काफ़ी आवाजाही थी। पार्क की एक बेंच पर काफ़ी देर से बैठी मानसी गहन चिंता में लीन थी। शाम के समय पक्षियों का कलरव व बच्चों की धमाचौकड़ी भी उसे विचलित नहीं कर पा रही थी। उसके अंतर्मन की हलचल बाहरी शोर से कहीं ज़्यादा तेज व तीखी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे गलती कहाँ हुई है। पति के होते हुए भी उसने बच्चों को अपने बलबूते पर कड़ी मेहनत करके बड़ा किया, उन्हें इस काबिल बनाया कि वे खुले आकाश में स्वच्छंद उड़ान भर सकें। पर बच्चों में वक्त के साथ इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा ये वो नहीं जानती थी। बेटा तो बेटा, बेटी भी उसके लिए इतना गलत सोचती है, ये विचार मग्न थी कि कमी आखिर कहाँ थी, उसकी परवरिश में या उस खून में जो बच्चों के पिता की देन था। अब वह क्या करे, कहाँ जाए। दिल्ली में अकेली रह रही मानसी को उसका खाली घर काट खाने को दौड़ता था। बेटा सार्थक एक कनेडियन लड़की से शादी करके हमेशा के लिए कनाडा में बस चुका था। अभी हफ्ते भर पहले लखनऊ में रह रहे बेटी दामाद के पास वो ये सोच कर आई थी कि कुछ ही दिनों के लिए सही उसका अकेलापन तो दूर होगा, फिर उसकी प्रेग्नेंट बेटी को भी थोड़ा सहारा मिल जाएगा। लेकिन पिछली रात 12 बजे प्यास से गला सूखने पर जब वो पानी पीने को उठी तो बेटी और दामाद के कमरे से धीरे स्वर में आ रही आवाज़ ने उसे ठिठकने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि बातचीत का मुद्दा वही था। यार, तुम्हारी मम्मी यहाँ से कब जाएंगी? इतने बड़े शहर में अपना खर्च ही चलाना मुश्किल है, ऊपर से इनका खाना और रहना। दामाद का झल्लाहट भरा स्वर उसे साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात को नहीं समझती? पर मैंने भी पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से मम्मी आई हैं खाने वाले की छुट्टी कर दी है, ये बोलकर कि माँ मुझे तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मन होता है। चूँकि मम्मी नर्स भी है तो बच्चा होने तक और उसके बाद भी मेरी पूरी देखभाल मुफ्त में हो जाएगी। देखा जाए तो उनके खाने का खर्च ही कितना है, 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास दौलत की कमी नहीं है। अगर वे हमारे पास सुकून से रहेंगी तो आज नहीं तो कल उनकी सारी दौलत भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी इंडिया वापस नहीं आने वाला। कहती हुई बेटी की खनकदार हंसी उसके कानों में पड़ी। उसे लगा वो चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ेगी। जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर वो कमरे तक आई थी। बेटी और दामाद की हकीकत से रूबरू हो उसका मन बड़ा आहत हुआ। दिल की बेचैनी और छटपटाहट थोड़ी कम हो, इसलिए शाम होते ही घूमने के बहाने वो घर के पास बने इस पार्क में आ गई थी। पर यहाँ आकर भी उसकी बेचैनी बरकरार थी। निगाहें सामने थी पर मन में वही उहापोह थी। तभी सामने से कुछ दूरी पर लगभग उसी के उम्र के 3-4 व्यक्ति खड़े बातें करते नजर आए। वह आगे कुछ सोचती कि तभी उनमें से एक व्यक्ति उसकी ओर बढ़ता दिखाई पड़ा। वो पसोपेश में पड़ गई कि क्या करे। अजनबी शहर में अजनबियों की ये जमात, इतनी उम्र की होने के बावजूद उसके मन में ये घबराहट कैसी? अरे वो कोई किशोरी थोड़ी ही है जो कोई उसे छेड़ने चला आएगा। शायद कुछ पूछने आ रहा हो। उसने अपने आप को तसल्ली दी। हे मनु, तुम यहाँ कैसे? अचकचा सी गई वो ये चिर परिचित आवाज़ सुनकर। कौन मनु? माफ़ कीजिएगा, मैं मानसी। पास ही दिव्या अपार्टमेंट में रहती हूँ। हड़बड़ाहट में वो अपने बचपन के नाम को भी भूल गई। आवाज़ को पहचानने की भी उसकी भरसक कोशिश नाकाम हो रही। हाँ हाँ, आदरणीय मानसी जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। आई एम समीर फ्रॉम देवास। देवास शब्द सुनते ही जैसे उसकी कोई याददाश्त लौट आई। जाने कितने सालों बाद उसने ये नाम सुना था जो उसके भीतर हमेशा हर पल मौजूद रहता था। पर समीर को सामने खड़ा देखकर भी वो पहचान नहीं पा रही थी। कारण उसमें बहुत बदलाव आ गया था।
कहाँ वो दुबला पतला मरियल सा दिखने वाला समीर और कहाँ कुछ उम्र दराज परंतु प्रभावशाली व्यक्तित्व का मालिक ये समीर। उसे बहुत अचरज हुआ और अथाह खुशी भी। अपना घर वाला नाम सुन कर उसे यूं लगा जैसे वो छोटी बच्ची बन गई है। अरे अभी भी नहीं पहचाना, कहकर समीर ने धीरे से उसकी बाहों को हिलाया। क्यों नहीं, समीर बिल्कुल पहचान लिया। आओ तुम्हें अपने दोस्तों से मिलाता हूँ, कहकर समीर उसे अपने दोस्तों के पास गया। दोस्तों से परिचय होने के बाद मानसी ने कहा, अब मुझे घर चलना चाहिए, बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, अभी तो हम ठीक से बात नहीं कर पाए हैं, परंतु कल शाम 4 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें। आओगी ना? समीर ने खुशी से चहकते हुए कहा। बिल्कुल, पर अभी चलती हूँ। घर लौटते वक्त अंधेरा होने लगा था, पर उसका मन खुशी से सराबोर था। उसके थके हुए पैरों को जैसे गति मिल गई थी। उम्र की लाचारी, शरीर की थकान, सभी कुछ गायब हो चुका था। इतने समय बाद इस अजनबी शहर में समीर का मिलना उसे किसी तोहफे से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, रोज की तरह अपने काम निपटाए और बिस्तर पर लेट गई। खुशी के अतिरिक्त से उसके आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। उसके जीवन की किताब का हर पन्ना उसके सामने एक एक कर खुलता जा रहा था, जिसमें वो स्पष्ट देख पा रही थी अपने दोस्त को और उसके साथ बिताए हुए मधुर पलों को, जिन्हें वो खुलकर जिया करती थी। बचपन का वो समय जिसमें उनका हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना, रूठना, मनाना सब समीर के साथ ही होता था। गुस्से व लड़ाई के दौरान तो वो समीर को उठाकर पटक भी देती थी। दरअसल वो शरीर से बलिष्ठ थी और समीर दुबला पतला। फिर भी उसके लिए समीर अपने दोस्तों तक से भिड़ जाया करता था। गिल्ली डंडा, छुपा छुपी, बिस अमृत, सांकल बंदी, कबड्डी, खो खो जैसे कई खेल खेलते वे कब स्कूल से कॉलेज में आ गए थे पता ही नहीं चला था। पर समीर ने इंजीनियरिंग फील्ड चुनी थी और उसने मेडिकल फील्ड का चुनाव किया था। उसके बाद समीर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चला गया और इसी बीच उसके भैया भाभी ने उसकी शादी दिल्ली में रह रहे एक व्यवसायी राजन से कर दी थी। शादी के बाद उसका देवास आना बहुत कम हो गया। इधर ससुराल में उसके पति राजन माता पिता की इकलौती संतान और एक स्वच्छंद तथा मस्त मौला इंसान थे, जिनके दिन से ज़्यादा रातें रंगीन हुआ करती थीं। शराब और शबाब के शौकीन राजन ने उससे शादी भी सिर्फ माँ बाप के कहने से की थी। उन्होंने कभी उसे पत्नी का दर्जा नहीं दिया। वह उनके लिए भोग की एक वस्तु मात्र थी, जिसे वो अपनी सुविधानुसार जब तब भोग लिया करते थे, बिना उसकी मर्जी जाने। उनके लिए पत्नी की हैसियत पैरों की जूती से बढ़कर नहीं थी। लेकिन उसके सास ससुर बहुत अच्छे थे। उन्होंने उसे बहुत प्यार व अपनापन दिया। सास तो स्वयं भी उसे पसंद करके लाई थी, लिहाजा वह मानसी पर बहुत स्नेह रखती थी। उनसे मानसी का अकेलापन व उदासी छिपी नहीं थी। उन्होंने उसे हौसला देकर अपनी पढ़ाई जारी रखने को कहा, जो कि शादी के चलते अधूरी ही छूट गई थी। मानसी ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया। हालांकि राजन को उसका घर से बाहर निकलना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु अपनी माँ के सामने राजन की एक न चली। मानसी के जीवन में इससे बहुत बड़ा बदलाव आया। उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी होने से उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था, पर राजन के लिए मानसी आज भी अस्तित्व विहीन थी। मानसी का मन भावनात्मक प्रेम को तरसता रहता। वो अपने दिल की सारी बातें राजन से शेयर करना चाहती थी, परंतु अपने बिजनेस और उसे बचे वक्त में अपनी रंगीन जिंदगी जीते राजन को कभी मानसी की इस घुटन का एहसास तक नहीं हुआ। इस मशीनी जिंदगी को जीते जीते मानसी 2 प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। बेटे सार्थक व बेटी नित्या के आने से उसके जीवन को एक दिशा मिल चुकी थी, पर राजन की जिंदगी अभी भी पुराने ढर्रे पर थी। मानसी के बच्चों में व्यस्त रहने से उसे और आज़ादी मिल गई थी। हाँ,
मानसी की जिंदगी ने जरूर रफ्तार पकड़ ली थी कि तभी हृदयाघात से ससुर की मौत होने से मानसी पर मानो पहाड़ टूट पड़ा। आर्थिक रूप से मानसी उन्हीं पर निर्भर थी। राजन को घर गृहस्थी में पहले ही कोई विशेष रुचि नहीं थी। पिता के जाते ही वह अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगा। दिनों दिन बदमिजाज होता रहा। राजन कई दिनों तक घर की सुध नहीं लेता था। मानसी बच्चों की परवरिश व पढ़ाई लिखाई के लिए भी आर्थिक रूप से बहुत परेशान रहने लगी। ये देखकर उसकी सास ने बच्चों व उसके भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपनी आधी जायदाद मानसी के नाम करने का निर्णय लिया। ये पता लगते ही राजन ने घर आकर मानसी को आड़े हाथों लिया, परंतु उसकी मां ने मानसी का पक्ष लेते हुए उसे लताड़ लगाई। लेकिन वो जाते जाते भी मानसी को देख लेने की धमकी दे गया। मानसी का मन बहुत आहत हुआ। जिस रिश्ते को वो उसने हमेशा ईमानदारी से निभाने की कोशिश की, आज वो पूरी तरह दरक गया। उसका मन चाहा कि वह अपनी चुप्पी तोड़कर जायदाद के पेपर राजन के मुंह पर मार उसे ये समझा दे कि वो दौलत की भूखी नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली। समय की रफ्तार के साथ एक बार फिर मानसी के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश व बुजुर्ग सास की देखभाल में व्यस्त मानसी अपने आप को जैसे भूल ही चुकी थी। अपने दर्द व तकलीफों को के बारे में सोचने का ना ही उसके पास वक्त था और ना ही ताकत। समय कैसे गुजर जाता था मानसी को पता ही नहीं चलता था। उसके बच्चे अब कुछ समझदार हो चले थे। ऐसे में एक रात मानसी की सास की तबीयत अचानक ही बहुत बिगड़ गई। उसके फैमिली डॉक्टर भी आउट ऑफ स्टेशन थे। कोई दूसरी मदद न होने से उसने मजबूरी में राजन को फोन लगाया। माँ ने जब तुम्हें आधी जायदाद दी है तो अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम निभाओ। मैं तो वैसे भी नालायक औलाद हूँ उनकी। दो टूक बात कहकर राजन ने फोन काट दिया। हैरान परेशान मानसी ने फिर भी हिम्मत न हारते हुए अपनी सास का इलाज अपनी काबिलियत के बल पर किया। उसने उन्हें न सिर्फ बचाया बल्कि स्वस्थ होने तक सही देखभाल भी की। इतने कठिन समय में उसका धैर्य और कार्यकुशलता देखकर डॉक्टर प्रकाश, जो कि उनके फैमिली डॉक्टर थे, उन्होंने उसे अपने अस्पताल में सर्विस का ऑफर दिया। मानसी बड़ी ही असमंजस में पड़ गई क्योंकि अभी उसके बड़े होते बच्चों की उसकी ज़रूरत कहीं ज़्यादा थी। पर सास के ये समझाने पर कि बच्चों की देखभाल में वो उसकी थोड़ी सहायता कर दिया करेगी, वो मान गई। उसकी जॉब करने की दूसरी वजह निसंदेह पैसा भी था, जिसकी मानसी को अभी बहुत ज़रूरत थी। अब मानसी का ज़्यादातर वक्त अस्पताल में बीतने लगा। घर पर सास ने भी बच्चों को बड़ी जिम्मेदारी से संभाल रखा था। जल्द ही अपनी मेहनत व योग्यता के बल पर वो पदोन्नत हो गई। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। पर बीच बीच में राजन का उसे घर आकर फटकारना जारी रहा। इसी के चलते अपनी सास के बहुत समझाने पर उसने तलाक के लिए आवेदन कर दिया। राजन के बारे में सभी भली भांति जानते थे, सो उसे सास व अन्य सभी के सहयोग से जल्द ही तलाक मिल गया। कुछ साल बीतते बीतते उसकी सास भी चल बसी, पर उन्होंने जाने से पहले उसे बहुत आत्मनिर्भर बना दिया था। उनकी कमी तो उसे खलती थी, लेकिन अब उसके व्यक्तित्व में निखार आ गया था। अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए उसने कनाडा भेजा तथा बेटी उसके मन चाहे क्षेत्र फैशन डिजाइनिंग में दाखिला करवा दिया। अब राजन का उससे सामना ना के बराबर ही होता था, पर समय की करवट अभी उसके कुछ और इम्तिहान लेने को आती थी। कुछ ही वर्षों में उसके सारे त्याग व तपस्या को भुलाते हुए सार्थक ने कनाडा में ही शादी कर वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर ली। इतने वर्षों में वो इंडिया भी बस 2 बार ही आया था। मानसी को बहुत मानसिक आघात पहुँचा, पर वो कर भी क्या सकती थी। इधर बेटी भी पढ़ाई के दौरान ही रजनीश के इश्क में गिरफ्तार हो चुकी थी। जमाने की परवाह न करते हुए उसने बेटी की शादी रजनीश से ही करने का निर्णय ले लिया। मुंह पर प्यार से माँ माँ करने वाला रजनीश बगैरत होगा, ये उसने सपने में भी नहीं सोचा था। परंतु जब अपना सिक्का ही खोटा हो तो किसे दोष देना।
अभी कुछ वक्त पहले ही उसने एक फ्लैट खरीदने के लिए 20 लाख रुपए से दामाद की मदद की थी, परंतु वह तो सोचते सोचते उसकी आंखों में पानी आ गया। आजकल रिश्ते वाकई मतलब के हो गए हैं। सबकी छोड़ो, पर अपनी बेटी भी, उसका सब कुछ तो बच्चों का ही था, फिर भी उनका मन इतना मैला क्यों है? उसकी आंखों में आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़कते हुए चले गए। क्या बताएगी कल वो समीर को अपने अतीत के बारे में? क्या यही कि अपने अतीत में उसने हर रिश्ते से सिर्फ धोखा खाया है? इस हास्यास्पद बातें वो कैसे सोच सकती है? क्या उसकी उम्र में इस तरह की सोच शोभा देती है? ऐसी तमाम प्रश्नों में उसका दिमाग उलझ कर रह गया था। वो अच्छी तरह जानती थी कि ये कोई वासना जनित प्रेम नहीं, बल्कि किसी अपनेपन के एहसास से जुड़ा मात्र एक सद्भाव ही है, जो अपना दुख दर्द एक सच्चे साथी के साथ बांटने को आतुर हो रहा था। वो साथी जो उसे भलीभांति समझता था और जिस पर वो आंख मूंदकर भरोसा कर सकती थी। यही सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह 7 बजे से ही बेटी ने माँ माँ कहकर उसे आवाज़ लगानी शुरू कर दी। सही भी है, वो एक नौकरानी ही तो थी इस घर में, वह भी बिना वेतन के। फिर भी वो मुस्कुरा कर उठी। उसका मन कुछ हल्का हो चुका था। उसे देख बेटी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों माँ, कितनी देर तक सोती हो? आपको तो मालूम है मैं सुबह सुबह आपके हाथ की ही चाय पीती हूँ। अभी बना देती हूँ नित्या, कहकर उन्होंने उधर से निगाहें फेर ली। बेटी की बनावटी हंसी ज़्यादा देर तक देखने की इच्छा नहीं हुई उनकी। घर का सब काम निपटाकर नियत 4 बजे मानसी घर से निकल गई। पार्क पहुंचकर देखा तो समीर उसका इंतजार करता दिखाई दिया। आओ मानसी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, समीर ने प्रसन्नता व अपनेपन के साथ कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हो गई समीर, क्या तुम्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार तो करना पड़ा, समीर रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। थोड़ी ही देर में वह दोनों अपने बचपन को एक बार फिर से जीने लगे। पुरानी सभी बातें याद करते करते दोनों थक गए। हंस हंस कर दोनों का बुरा हाल था। तभी समीर ने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा, तुम अब कैसी हो मानसी? मेरा मतलब तुम्हारे पति व बच्चे कैसे हैं, कहाँ हैं? कुछ अपने आज के बारे में बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत अच्छे हैं, कहते हुए मानसी ने मुंह दूसरी ओर कर लिया। अच्छी बात है, यही बात जरा मुंह इधर करके कहना। समीर अब असली मुद्दे पर आ चुका था। बचपन से तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ। तुम मुझसे छिपा नहीं सकती अपनी बेचैनी व छटपटाहट। कुछ तो तुम्हारे भीतर चल रहा है। मैंने कल ही नोटिस कर लिया था, जब तुमने हमें देखकर भी नहीं देखा। तुम्हारा किसी ख्याल में खोया रहना ये साफ दर्शा रहा था कि तुम कुछ परेशान हो। तुम पर नज़र जैसी ही पड़ी मैं तुम्हें पहचान गया था। अब मुझे साफ साफ बताओ, किस हाल में हो तुम? अपने बारे में पूरा सच, और हाँ, ये जानने का मुझे पूरा हक भी है। समीर, कहती हुई मानसी फूट फूट कर रोने लगी। उसके सब्र का बांध टूट गया। अपनी शादी से लेकर राजन की बेवफाई, अपनी घुटन, सास ससुर, अपने बच्चों व उनकी परवरिश के बारे में पूरा वृत्तांत एक कहानी की तरह उसे सुना डाला। ओह, तुम जिंदगी भर इतना झेलती रही? एक बार तो अपने भैया भाभी को ये बताया होता। क्या बताती समीर, मेरा सुख ही तो उनकी ज़िंदगी का एकमात्र लक्ष्य था। उनके मुताबिक तो मैं बहुत बड़े परिवार में खुशियाँ भरी ज़िंदगी गुजार रही थी। उन्हें सच्चाई बताकर कैसे दुखी करती। चलो, जो भी हुआ जाने दो, आओ मेरे घर चलते हैं। समीर ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। नहीं समीर, आज तो बहुत देर हो चुकी है, नित्या परेशान हो रही होगी, फिर किसी दिन चलूँगी तुम्हारे घर। समीर के अचानक से हाथ पकड़ने पर वह थोड़ी अचकचा गई। तुम आज ही चलोगी? बहुत परेशान हुई आज तक, अब थोड़ा उन्हें भी परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें सच में अच्छा लगेगा, कहते हुए समीर उठ खड़ा हुआ। समीर की जिद के आगे बेबस मानसी कुछ संकोच के साथ उसके संग चल पड़ी। बड़ी ही आत्मीयता के साथ समीर की बहू ने मानसी का स्वागत किया।
कुछ देर के लिए मानसी जैसे अपने आप को भूल ही गई। समीर के पोते के साथ खेलते खेलते वह खुद भी छोटी सी बच्ची बन बैठी। वहीं बातों बातों में समीर की बहू से ही उसे पता चला कि उसकी सासू माँ अर्थात समीर की पत्नी का देहांत 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो चुका है। उस दिन समीर का जन्मदिन था और वे समीर के जन्मदिन पर उनके लिए सरप्राइज पार्टी की तैयारियां करने ही बाहर गई थी। ये सुनकर मानसी चौंक उठी। उसे समीर के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने चलने का उपक्रम किया। समीर उसे छोड़ने पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर तक आया। समीर, तुम्हारे पोते और बहू से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सच बहुत खुश हो तुम। अरे अभी तुम हमारे रोशन चिराग से नहीं मिली हो। जनाब ऑफिस से बहुत लेट आते हैं, समीर ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो फिर सही, कहते हुए मानसी लिफ्ट की ओर चल पड़ी। अब कब मिलोगी? समीर ने उसे पुकारा। हाँ समीर, देखो अब कब मिलना होता है, मानसी ने कुछ बुझी सी आवाज़ में कहा। अरे इतने पास तो हमारे घर हैं और मिलने के लिए इतना सोचोगी? कल शाम को मिलते हैं ना पार्क में, समीर ने जोर दिया। ठीक है समीर, मैं तुम्हें फ़ोन करती हूँ, जैसा भी संभव होगा, कहते हुए लंबे डग भरते हुए वो लिफ्ट में दाखिल हो गई। जैसा कि उसे डर था, घर के अंदर घुसते ही उसे नित्या की घूरती आंखों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ बोले वो जल्दी से अपने काम में लग गई। रात में सोते समय वो फिर समीर के बारे में सोचने लगी। कितना प्यारा परिवार है समीर का, उसके बेटे बहू कितने मान देते हैं उसे, कितना प्यारा पोता है उसका। मेरा पोता भी तो लगभग इतना ही बड़ा हो गया होगा, पर उसने तो सिर्फ तस्वीर में ही अपनी बहू और पोते को देखा है। कितनी बार कहा सार्थक से कि इंडिया आ जाओ, पर वो तो सब भुला बैठा है। काश अपनी माँ की तसल्ली के लिए ही एक बार आ जाता तो वो अपने पोते और बहू को जी भर कर देख लेती और उन पर अपनी ममता लुटाती। लेकिन उसका बेटा तो बहुत निष्ठुर हो चुका है। एक गहरी आहल निकली उसके दिल से। समीर की खुशहाली देखकर शायद उसे अपनी बदहाली और साफ दिखाई देने लगी थी, परंतु अब वो समीर से ज़्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि रोज़ रोज़ बेटी से झूठ बोलकर इस तरह किसी व्यक्ति से मिलना उसे सही नहीं लग रहा था। भले ही वो उसका दोस्त ही क्यों ना हो, बेटी से मिलवाए भी तो क्या कहकर? आखिर बेटी दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे? वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ व लालच में अंधे हो चुके उसके बच्चों को उससे जुड़े किसी भी संबंध में खोट ही नजर आएगी। पर समीर को मना कैसे करे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो बच्चों जैसा साफ था। मानसी अजीब सी उधेड़ बुन में फंस चुकी थी। सुबह उठकर वो फिर रोजमर्रा के काम में लग गई। 10-11 बजे मोबाइल बजा, देखा तो समीर का कॉल था। अच्छा हुआ साइलेंट पर था, नहीं तो बेटी के सवाल शुरू हो जाते। उसने समीर का फ़ोन नहीं उठाया। इस कश्मकश में पूरा दिन व्यतीत हो गया। शाम को बेटी दामाद को चाय नाश्ता देकर खुद भी चाय पीने बैठी थी कि दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका मन घबरा उठा। आखिर वही हुआ जिसका डर था। समीर को दरवाजे पर खड़े देखकर उसका हलक सूख गया। अरे आओ समीर, उसने बड़ी कठिनता से मुंह से शब्द निकाले। समीर ने खुद ही अपना परिचय दे दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और बड़ी ही सहजता से उसने मानसी के संग अपने विवाह की इच्छा व्यक्त कर दी। ये बात सुनते ही मानसी चौंक पड़ी। कुछ बोल पाती उससे पहले ही समीर ने कहा, वो जो भी फैसला ले सोच समझ कर ले। मानसी का कोई भी फैसला उसे मान्य होगा। कुछ देर चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार समीर के प्रति बेहद रूखा रहा। समीर के जाते ही बेटी ने उसे आड़े हाथों लिया और यहाँ तक कह दिया, माँ क्या यही गुल खिलाने के लिए आप दिल्ली से लखनऊ आई थी? अब तो आपको माँ कहने में भी मुझे शर्म आ रही है। दामाद ने कहा, कुछ नहीं, लेकिन उसके हाव भाव ही उसे आहत करने के लिए काफ़ी थे। अपने कमरे में आकर मानसी फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ भी किए उसे उन अपनों द्वारा जलील किया जा रहा था जिनके लिए अपनी पूरी जिंदगी उसने दांव पर लगा दी थी।
उसका मन आज चित्कार उठा। उसे समीर पर भी क्रोध आ रहा था कि उसने ऐसा सोचा भी कैसे। इतनी जल्दी ये सब अभी कल परसों ही मिले हैं। उससे बिना पूछे बिना बताए समीर ने खुद ही ऐसा निर्णय कैसे ले लिया। लेकिन वो ये भी जानती थी कि उसकी परेशानियां और परिस्थिति देखकर ही समीर ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे अच्छे से जानती थी। बिना किसी लाग लपेट के वो अपनी बात सामने वाले के पास ऐसे ही रखता था। स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी उसकी। जिंदगी ने कई झंझावत देखे थे, परंतु आज उसके चरित्र की मान प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई थी। उसने अपने मन को संयत करने की भरपूर कोशिश की, लेकिन आज हुए इस अपमान पर पहली बार उसका मन उसी से विद्रोह कर बैठा। क्या उसका जन्म केवल त्याग और बलिदान के लिए ही हुआ है? क्या उसका अपना कोई वजूद नहीं है सिवाय एक पत्नी, बहू और माँ बनने के? जीवन की एक सत्ता को वह आज तक ढोती चली आई, महज अपना समय मानकर। क्या सिर्फ इसलिए कि ये बच्चे आगे चलकर उसे इस तरह धिक्कारें? आखिर उसकी गलती ही क्या है? क्या कुछ भी कहने से पहले बेटी और दामाद को उससे इस बात की पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी ने उसे इतना ही जाना है, लेकिन वह भी किस के व्यवहार पर आंसू बहा रही है? अरे ये तो वही बेटी है जिसने अपनी माँ को अपने घर की नौकरानी समझा है। उससे किसी भी तरह की इज्जत की उम्मीद करना मूर्खता ही तो है। जो माँ को 2 रोटी भी जायदाद हासिल करने के लालच से खिला रही हो, वह उसकी बेटी तो नहीं हो सकती। अब वह समझ गई कि दूसरों से इज्जत चाहिए तो पहले उसे स्वयं अपनी इज्जत करना सीखना होगा, अन्यथा ये सब इसी तरह चलता रहेगा। कुछ सोच कर वह उठी। घड़ी ने रात के 9 बजाए। बाहर हॉल में आई तो बेटी दामाद नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनने का तो कोई सवाल ही नहीं था। शायद इसीलिए खाना खाने बाहर गए हों। शांत मन से उसने बहुत सोचा। हाँ, समीर ने जानबूझकर किया। अगर वह उससे इस बात का जिक्र भी करता तो वो कभी राजी नहीं होती, खुद ही साफ शब्दों में इनकार कर देती और अपने बच्चों की इस घिनौनी प्रतिक्रिया से भी अनजान ही रहती। फिर शायद अपने लिए जीने की उसकी इच्छा भी कभी बदलती न होती। उसके मन का आईना साफ हो सके, इसलिए समीर ने उसके ऊपर जमी धूल को झटकने की कोशिश की है। अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अब से वो सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगी। मानसी ने मुस्कुराकर ज़िंदगी को गले लगाने का निश्चय कर समीर को फ़ोन किया। उठकर किचन में आई। भूख से आते कुलबुला रही थी। हल्का फुल्का कुछ बनाकर खाया और चैन से सो गई। सुबह उठी तो मन बहुत हल्का था। उसका प्रिय गीत उसके होठों पर अनायास ही आ गया। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो। गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी, इस बात से बेफिक्र कि बाहर उसकी बेटी व दामाद उसके हाथ की चाय का इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी। मानसी ने दरवाज़ा खोला। बाहर समीर खड़े थे। मानसी ने मुस्कुराकर उनका अभिवादन किया और भीतर बुलाकर एक बार फिर से उनका परिचय अपनी बेटी व दामाद से करवाया। ये हैं तुम्हारे होने वाले पापा। हमने आज ही शादी करने का फैसला लिया है। आना चाहो तो तुम भी आमंत्रित हो, और अगर ना चाहो तो बिना ये देखे कि उसमें अचानक आए इस परिवर्तन से बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव उपजे हैं, मानसी समीर का हाथ थाम उसके साथ चल पड़ी अपनी ज़िंदगी की नई सुबह की ओर। मानसी का निर्णय कैसा लगा, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।